ऑटो फोकस। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट टॉपिक जो हमने देखा था वो था कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वगैरह। एंड सॉरी कल थोड़ी तबीयत खराब थी मेरी, इस वजह से आप लोगों को लेक्चर नहीं हो पाया, तो सॉरी फॉर दैट। बट आज हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो लेट अस कंटिन्यू अवर टॉपिक। जो हमने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर देखा था ना बेटा, अब उसका वेरिएशन देखना है। वेरिएशन ऑफ जेड विथ प्रेशर एंड टेम्परेचर। वेरिएशन ऑफ जेड विथ प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो समझो बात को थोड़ा ध्यान से यहाँ पे, ठीक है। एक्चुअली जब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का कॉन्सेप्ट आया तो डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किया हर गैसेस के ऊपर, ठीक है। तो जो भी ये जो मैं इंफॉर्मेशन दूंगा, एक्चुअली ये तो है इंफॉर्मेशन बेस्ड, मतलब जो भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं उनको एक डाटा को कलेक्ट करके एक इंफॉर्मेशन बनाया गया, एक कॉन्सेप्ट बनाया गया। तो ये आपको समझ लो, एक बार समझ में आएगा तो ये सब याद रखने वाली चीजें हैं, ठीक है। और बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो पहला जो केस हम जो देखेंगे वो केस 1 है Z वर्सेस P का। ओके, नाउ ग्राफ इस तरीके से था, ठीक है। ये Z है और ये P है। ये Z इक्वल टू 1 कर दिया उन्होंने, क्योंकि Z इक्वल टू 1 किसके लिए होता है? आइडियल गैस के लिए। और ये वैल्यू इसके नीचे है, इसका मतलब Z ग्रेटर देन 1 है, मतलब ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। ये वाला एरिया पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, और ये वाला एरिया Z लेस देन 1 ये नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। क्या करेगा? नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए डिफरेंट गैसेस के ऊपर। तो एक 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 दो गैसेस ऐसी थी जो हर प्रेशर पे हमेशा पॉजिटिव, माय मिस्टेक Z ग्रेटर देन 1, ये Z ग्रेटर देन 1 वो पॉजिटिव हो जाएगा, Z लेस देन 1 नेगेटिव डेविएशन। इससे नीचे मतलब Z लेस देन 1, इससे ऊपर Z ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो इस उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया कि जो सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम एक ऐसा गैसेस था जो हर गैस के मतलब हर प्रेशर पे वो क्या शो करता है? पॉजिटिव डेविएशन। ये एक्सेप्शन भी है, एक्चुअली बहुत अच्छा एक्सेप्शन है कि हाइड्रोजन हीलियम हमेशा पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। हाँ, अब सिर्फ हाइड्रोजन हीलियम ही क्यों शो करता है पॉजिटिव डेविएशन, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। जो हमारा कॉन्सेप्ट आएगा वैन डर वाल गैस इक्वेशन, तब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि हर प्रेशर पे ये गैस हमेशा पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। बाकी सारे गैस लो प्रेशर पे क्या शो करते हैं? पहले नेगेटिव डेविएशन, कुछ हद तक नेगेटिव डेविएशन जाएंगे, और जैसे जैसे प्रेशर हाई बढ़ते जाएगा वैसे वैसे ये पॉजिटिव डेविएशन शो करते जाएंगे, ठीक है। और जितना ज्यादा डेप्थ ऑफ द कर्व रहेगा, कर्व जितना ज्यादा दूर रहेगा Z इक्वल टू 1 से, इसका मतलब वो उसमें नेगेटिव डेविएशन उतना ज्यादा रहेगा, और जितना ज्यादा नेगेटिव डेविएशन रहेगा उसमें अट्रैक्टिव फोर्स उतना ही ज्यादा रहेगा। तो ये जो गैस था वो N2 के लिए था, ये O2 के लिए था, और ये CO2 के लिए था। आई बात समझ में सबको, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स मैं लिख देता हूं, ठीक है। पहला पॉइंट था हाइड्रोजन एंड हीलियम शो पॉजिटिव डेविएशन, शो पॉजिटिव डेविएशन एट ऑल प्रेशर, and their graph is straight line and their graph is straight line, ठीक है। remaining all gases show positive deviation, remaining all gases show positive deviation, ठीक है। एक बात और था, एक्सेप्ट ये गैस छोड़ के बाकी दुनिया में जितने भी गैसेस आपके सब पॉजिटिव भी शो करेंगे और नेगेटिव डेविएशन भी शो करेंगे। तो लो प्रेशर पे वो नेगेटिव शो करेगा, हाई प्रेशर पे वो पॉजिटिव शो करेगा, ठीक है। अब हाई प्रेशर पे पॉजिटिव क्यों शो करेगा, इसके पीछे भी एक रीजन है। ये सब रीजन जो होगा मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा वैन डर वाल गैस इक्वेशन में, आखिर पॉजिटिव डेविएशन कब होता है, नेगेटिव डेविएशन क्यों होता है, ठीक है। ये सब रीजन, बट फिलहाल ऐसे समझो कि हाइड्रोजन हीलियम को छोड़ के बाकी सब गैसेस दोनों शो करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो रिमेनिंग ऑल गैसेस शो पॉजिटिव डेविएशन एज वेल एज नेगेटिव डेविएशन, deviation as well as negative deviation, and the graph is of curvature nature, and their graph is of curvature nature। जो इनका ग्राफ है वो कैसा है? कर्वेचर नेचर।
थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट क्या है? देखो एट लो प्रेशर नेगेटिव डेविएशन शो करता है, हाई प्रेशर के रेंज में क्या करता है? पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। एट लो प्रेशर gases show negative deviation, gases show negative deviation at low pressure, gases show negative deviation, and at high pressure they show positive deviation, ओके। फोर्थ पॉइंट ये रहेगा मेरा। फोर्थ पॉइंट क्या रहेगा कि हायर इज द डीप ऑफ द कर्व, ठीक है। तो जितना ज्यादा डीप ऑफ द कर्व जितना ज्यादा रहेगा उतना ही ज्यादा डेविएशन रहेगा आइडियल बिहेवियर से और उतना ही ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स उनमें होगा, ठीक है। हायर इज द डीप ऑफ द कर्व, हायर इज द डीप ऑफ द curve, higher is the deep of the curve, more will be deviation, more will be deviation, higher is the deep of the curve, more will be deviation from ideal behavior, from ideal behavior, from ideal behavior, and more will be attractive force, and more will be attractive force, and more will be attractive force between the molecule, उतना ही ज्यादा उनके बीच में क्या रहेगा? अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा। जैसे एक क्वेश्चन नॉर्मली इस फॉर्मेट में अगर मैं समझाऊं तो Z वर्सेस P का है, Z इक्वल टू 1 का है, Z वर्सेस P का है। मान लो ये कुछ गैसेस आपको कर्वेचर नेचर का दिया हुआ है, ठीक है, A B C D, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि क्वेश्चन है कि अरेंज them in increasing order of attractive force, अरेंज them in order of attractive force, ठीक है। तो मैं अभी आपको मैंने कॉन्सेप्ट क्या दिया कि जितना डीप ऑफ द कर्व रहेगा, जिस गैस का जितना डीप ऑफ द कर्व रहेगा उसका अट्रैक्ट उतना ही ज्यादा डेविएशन होगा, जितना ज्यादा डेविएशन होगा इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ डी का सबसे ज्यादा, फिर सी का, फिर बी का और फिर ए का। आई बात समझ में? तो ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारा केस 1 था। अब केस 2 है Z वर्सेस टेम्परेचर। अच्छा एक बात और, ठीक है, यहाँ पे जो था टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा था 298 केल्विन और गैसेस हमने क्या रखा था? डिफरेंट, ठीक है। ठीक है, एक बात और था इसमें कि टेम्परेचर जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था टेम्परेचर रूम टेम्परेचर में किया था और गैसेस डिफरेंट लिया था। अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि दूसरे में कि गैस को सेम रखा बट टेम्परेचर को उन्होंने डिफरेंट किया प्रेशर के साथ वेरिएशन करके। तो ग्राफ अब ऐसा समझो आपने क्या किया, सेम गैस लिया अलग अलग कंटेनर में, ठीक है। मान लो एक को 25 पे ले रहे हो, एक को 50 डिग्री सेल्सियस पे ले रहे हो, एक को 75 पे ले रहे हो, चौथे कंटेनर को आप 100 डिग्री सेल्सियस पे ले रहे हो। तो आपको मैंने पिछले 2 क्लास से भी मैं आपको समझाते आ रहा हूँ कि जो भी टेम्परेचर, आखिर भैया किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाने से आपको क्या ऑब्जर्व मिलता है। तो आपको सबसे पहले दिमाग में ये क्लिक होना चाहिए भैया टेम्परेचर बढ़ाने से जो सबसे पहले जो चीज बढ़ती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी। उस गैस की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी गैस की बढ़ेगी, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा तो नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ेंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स तो उनके बीच में कभी भी डेवलप नहीं हो सकता। मतलब अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यही बात समझ रहे हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है? घट जाता है, ठीक है। तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है, ये पहली बात है। दूसरी बात क्या है? अच्छा दूसरी बात ये भी है कि जितना ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे गैसेस, क्योंकि आपको याद होगा पहले लेक्चर मैंने आपको समझाया था कि गैस स्टेबली कब होता है? हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर में। कब होता है? हाई टेम्परेचर। मतलब गैस को जितना ज्यादा टेम्परेचर दोगे उतना ही ज्यादा अच्छा है। मतलब किसी भी रियल गैस को अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वो मोर क्लोजली जाता है आइडियल बिहेवियर के ऊपर। कहाँ जाएगा? वो उतना ही उसका अट्रैक्टिव फोर्स घटते जाएगा। अट्रैक्टिव फोर्स घट रहा है इसका मतलब वो आइडियल बिहेवियर की तरफ बढ़ रहा है। देखो ना आप यहाँ पे ऐसे देखो कि यहाँ पे जो टेम्परेचर सेम था इसका मतलब ये था कि इस वाले गैस का अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा था,
लेकिन अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो इसका अट्रैक्टिव फोर्स धीरे 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 कम होते जाएगा और फाइनली ये Z इक्वल टू 1 पे आ जाएगा, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे। आई बात समझ में? तो ये एक्चुअली टेम्परेचर का रोल होता है कि टेम्परेचर बढ़ने से वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ती है, वेलोसिटी बढ़ने से अट्रैक्टिव फोर्स घटता है, अट्रैक्टिव फोर्स घटने से गैस आर क्लोज टू बिहेव लाइक आइडियल गैसेस। क्लोज टू एग्जैक्टली तो बिहेव नहीं कर सकते, देखो आइडियल तो कोई नाम की चीज होती भी नहीं, ठीक है। हम बोलते कि भैया आइडियल पर्सन है, ठीक है, सर्वगुण संपन्न, बोलते ना सर्वगुण संपन्न, मतलब हर उस इंसान में हर गुण होता है। तो ऐसा कोई इंसान ही नहीं है इस दुनिया में कि जिसमें सारे गुण हो, कुछ ना कुछ डिमेरिट हर इंसान में होती है। वैसे ही कोई भी गैस, कोई भी रियल गैस कभी भी आइडियल बिहेवियर नहीं शो कर सकता, परफेक्ट आइडियल बिहेवियर नहीं शो करता। हम ये बोल सकते हैं इट इज क्लोज टू आइडियल बिहेवियर। तो हाई टेम्परेचर से कोई भी जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हो तो रियल गैस क्लोज बिहेव करता है आइडियल गैस के, ठीक है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर गैस अप्रोच टू आइडियल बिहेवियर, गैस approach to ideal behavior, that is deep of the curve, that is deep of the curve decreases। ऑब्वियस बात है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे डीप ऑफ द कर्व क्या होता जाएगा, घटते जाएगा। आई बात समझ में? Z क्लियर, ठीक है। चलो अगर मैं इसका ग्राफ चलो छोटे से मैं बना देता हूँ मैं, ठीक है, Z वर्सेस P, ठीक है, और ये है Z इक्वल टू 1। बस यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर मैंने डिफरेंट लिया है और गैस मैंने क्या किया है, सेम लिया। अच्छा एक बात और, आपको ये लग रहा होगा सर आपने तो केस Z वर्सेस T कर दिया, है Z वर्सेस T का ही, बट मैंने क्या बोला, साइंटिस्ट ने क्या डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर पे सेम गैस का ऑब्जर्वेशन किया, ठीक है। अब जैसे सपोज करो मैंने अगर ऐसा दिया, एक गैस ऐसा है, एक गैस ऐसा है और एक गैस ऐसा है, ठीक है, ये है T1, ये है T2 और ये है T3। अब आपको मैं बोला किसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, तो मैंने आपको बोला जिसका डीप ऑफ द कर्व सबसे ज्यादा, मतलब वो आइडियल बिहेवियर कम शो कर रहा है, मतलब उसका टेम्परेचर सबसे कम हो, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से डीप ऑफ द कर्व क्या होता है, घटते जाता है ना। तो सेम गैस के लिए T1 तो टेम्परेचर सबसे लो होगा, ठीक है, उसके बाद उससे ज्यादा टेम्परेचर किसका होगा, T3 का, सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा T2 का, क्योंकि डीप ऑफ द कर्व T2 वाले टेम्परेचर का सबसे कम है। तो इस टाइप के थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो बात की भैया कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के साथ। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, आखिर क्या रीजन है रियल गैस का डेविएशन आइडियल बिहेवियर से, मतलब क्या रीजन हो सकता है। तो डोंट वरी, ये सब चीजें मैंने आपको पहले भी बताई हुई है, बस उसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे एक चीज को। ठीक है, नेक्स्ट रीजन ऑफ डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। रीजन ऑफ डेविएशन ऑफ आइडियल गैसेस, रीजन आगे क्या डेविएशन है रियल गैसेस का आइडियल बिहेवियर से। देखो इसका पर्टिकुलर दो रीजन है, ठीक है। पर्टिकुलर दो रीजन क्या होता है, आपको मैंने केटीजीएम बताया था कि जो आइडियल गैस जो होता है पॉइंट मास का होता है, ठीक है, एकदम छोटा सा स्फेरिकल शेप का होता है, बट रियल गैस होता है इतना बड़ा रिजिड स्फेरिकल शेप का होता है। तो ऑब्वियस बात है जब बहुत सारे रिजिड मॉलिक्यूल एक जगह पे आएंगे, बहुत सारे बड़े बड़े मॉलिक्यूल एक जगह, तो कुछ ना कुछ वो लिक्विफाइड लिक्विड का वॉल्यूम करेगा, मतलब कंटेन करेगा, ठीक है। जैसे 10 लीटर के गैस 10 लीटर कंटेनर में आपने क्या किया, रियल गैसेस रखा, और सेम गैस आपने क्या किया, आइडियल गैस 10 लीटर कंटेनर में। जब आप इसको कंप्रेस करोगे, मैंने आपको पहले बोला था गैस को कंप्रेस करने पे नो डाउट वो लिक्विड बनता है, तो जैसे आप कंप्रेस करो 10 लीटर में कम से कम मैं इतना बोलो 1.5 या 2 लीटर ऐसे कंप्रेस करने के बाद आपको लिक्विड गैस मिलेगा, ठीक है, वो रियल गैस। लेकिन जब आप 10 लीटर कंप्रेस करोगे तो मुश्किल से वो कंप्रेस होगा नहीं, पूरा का पूरा वो नीचे चला जाएगा,
एक्चुअली में वो जो पॉइंट मास होता है वो बिल्कुल बिल्कुल निग्लिजिबल वॉल्यूम मिलेगा, ठीक है। निग्लिजिबल वॉल्यूम में मान लो आप, ऐसा होता तो नहीं है बट ऐसा मैं समझाने के तौर पर बोलो, लेट 0.1 ml ही आपको मिला आइडियल गैस को कंप्रेस करने के बाद लिक्विड लिक्विड गैस, ठीक है। तो क्या 0.1 ml 10 लीटर के कंपैरिजन आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो, इसलिए हम क्या कहते हैं कि भाई आइडियल गैस के केस में जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है वही आइडियल गैस का वॉल्यूम होता है, बट रियल गैस में ऐसा नहीं होता है। रियल गैस में क्या होता है कि उनका अपना भी वॉल्यूम काउंट होता है, इज दैट क्लियर। तो ये सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है, ठीक है। दूसरा मेजर, अब ये लिक्विफाई क्यों जाते हैं, देखो कोई भी रियल गैस लिक्विफाइड तभी हो सकता है जब उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये सब। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन भी यही हो जाता है कि भैया कि दो रियल गैस के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जबकि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, पहला आइडियल gas molecule are point mass, ideal gas molecule are point mass, but real gas molecule are rigid spherical particle, are rigid spherical particle, are rigid spherical particle, ठीक है, which have significant volume, which have significant volume, is that clear। जैसे सपोज करो ये जो होता है क्या होता है, ये आइडियल गैस मॉलिक्यूल है, कौन सा है, आइडियल गैस। बट ये जो वाले जो मॉलिक्यूल होते हैं ना बेटा, ये होते हैं रियल गैस मॉलिक्यूल। क्या होता है, रियल गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। आप जैसे अगर मैं इसके बाद कंप्रेशन की बात करूं, ठीक है, प्रेशर आपने बढ़ाया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मान लो इसमें रिजिड वाले गैसेस रियल गैसेस है, तो अप्रोक्सीमेटली जब प्रेशर बढ़ाओगे ना तो अप्रोक्सीमेटली वॉल्यूम यहाँ तक आ जाएगा। तो ये पार्ट का आपको लिक्विड मिलेगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है, और ये एग्जैक्टली इतने पार्ट का लिक्विड आपको मिलेगा। लेकिन अगर मैं आइडियल गैस की बात करूं, आइडियल गैस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आइडियल गैस में मान लो ये आइडियल गैस है, तो जब आप इसका प्रेशर बढ़ाते हो तो ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है, यहाँ तक आ जाता है, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो आपको ना के बराबर कुछ भी लिक्विड नहीं मिल रहा है। इसलिए क्या होता है, जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है वही हम आइडियल गैस के केस में उनका वॉल्यूम मान लेते हैं, जबकि रियल गैस में ऐसा नहीं होता है। देखो जनरल लाइफ में आप जो भी गैस यूज करते हो हमेशा लिक्विड फॉर्म में यूज होता है, और सारे के सारे गैसेस रियल गैसेस है। आइडियल गैस एक मिथ है, मिथ समझ में कहानी है, एक्चुअली होता कुछ भी नहीं है आइडियल गैस। ऐसा दुनिया में कोई आइडियल गैस एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ठीक है। तो जो दुनिया में जितने भी सारे गैस है, जो भी आप गैस का नाम करते हो सारे के सारे रियल है, कोई भी आइडियल नहीं है। हाँ, लेकिन वो आइडियल बिहेव करता है कब, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे। अगर इस तरीके से आप उसको मेंटेन करोगे तो वो आइडियल बिहेवियर शो करेगा, अदरवाइज वो हमेशा रियल गैसेस ही रहते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा, सेकंड पॉइंट हो जाएगा कि देयर आर नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयर आर नो फोर्स ऑफ attraction, there are no force of attraction between ideal gas molecule, there are no force of attraction between ideal gas molecule but real gas molecule have significant force of attraction, ठीक है, have significant force of attraction, ठीक है, between molecule, ठीक है। इसका मतलब ये है कि दो आइडियल गैस के बीच में नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बट रियल गैस मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये सबसे बड़ा इनका डेविएशन का रीजन होता है। अब एक बात आप भी जानते हो, अगर किसी गैस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं तो आप कभी भी उनको पास में नहीं ला सकते हो, ठीक है। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो आपका कोई फ्रेंड, अगर आप कोई फ्रेंड है, आपका कोई क्लासमेट है, ठीक है,
और आपको बोल दिया एक आप उनके साथ बैठो, लेकिन आपको उसकी पड़ती नहीं, आपको दोनों के बीच में 36 का होगा, मतलब जानी दुश्मनी है, तो क्या कभी आप एक साथ बैठ पाओगे? कभी नहीं बैठ। लेकिन आपको कोई बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, अगर आप बोले कि भैया आपको दोनों को एक साथ एक बेंच पर बैठा, तो बिल्कुल बैठ जाए, क्योंकि आपके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स है। तो वैसे ही किसी भी गैस को लिक्विड बनाने के लिए कम से कम जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है वो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एटलीस्ट उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब तक एग्जिस्ट नहीं करता तब तक वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो मैं नोट बना के लिख देता हूँ ये पॉइंट को, ठीक है, कि गैसेस कैन बी लिक्विफाइड, गैसेस कैन बी liquefied, gases can be liquefied, which indicates there should be some force of attraction, there should be some force of attraction, ओके चलो ठीक है। तो दिस वाज आवर टॉपिक, एक मिनट जस्ट होल्ड करना, ओके। तो दिस वाज योर रीजन ऑफ डेविएशन, ठीक है। अब बात करते हैं रियल गैस इक्वेशन, रियल गैस इक्वेशन, ठीक है। देखो अभी तक हमने आइडियल गैस इक्वेशन देखी थी, पीवी इक्वल टू एनआरटी, जिसमें वी अपना वॉल्यूम ऑफ कंटेनर लेते थे, बट एक्चुअली में वो क्यों लिया था क्योंकि वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस मॉलिक्यूल कंसीडर्ड टू बी नेग्लिजिबल, ठीक है। क्योंकि हमने पीवी इक्वल टू एनआरटी लिया था, पीवी इक्वल टू एनआरटी में क्या देखा था हमने कि जो भी वॉल्यूम होता था वो कंटेनर का वॉल्यूम होता था, क्योंकि अब उनके आइडियल गैस का मॉलिक्यूल जो होता था उनका जो वॉल्यूम उनका खुद का होता था वो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन रियल गैस में हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। रियल गैस में क्या होगा भैया कि मतलब जो एक्चुअल में जो वॉल्यूम होगा वो कौन सा वॉल्यूम है कि जो कंप्रेस करने के बाद जो वॉल्यूम बच रहा है, ठीक है, उस वॉल्यूम को कंटेनर के वॉल्यूम से आप सब्ट्रैक्ट कर दो, और जो जो स्पेस बच रहा है आपके पास वो एक्चुअल में वॉल्यूम होता है रियल गैस के। मतलब जैसे कहने का मतलब, जैसे सपोज करो 10 लीटर का कंटेनर, मैंने क्या बोला 10 लीटर कंप्रेस करने बाद सपोज 2.5 लीटर आपको मिलता है लिक्विड, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं कंप्रेस नहीं कर रहा, मुझे पता है इतने गैस मॉलिक्यूल डालने के बाद मुझे 2.5 लीटर मिल रहा है, तो मैं 10 लीटर में से 2.5 लीटर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो एक्चुअल में जो एम्प्टी स्पेस आपको मिल रहा है वो कितना 7.5, ठीक है। आइडियल गैस में ऐसा नहीं होता। आइडियल गैस में हम क्या करते थे, 10 लीटर कंटेनर में आइडियल गैस डालने पर 10 लीटर ही हम पूरा एज्यूम कर लेते थे, क्योंकि उनका खुद का पॉइंट मास रहता है, तो इस वजह से मुझे एग्जैक्ट उनका वॉल्यूम नहीं मिल पाता है। बट रियल गैस के मॉलिक्यूल में उनको कुछ ना कुछ वॉल्यूम मिलेगा, उस वॉल्यूम को कंटेनर के वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट करिए, और जो एम्प्टी स्पेस बचता है वो आपका एक्चुअल वॉल्यूम है रियल गैसेस का, ठीक है। अब देखो बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर वर्क किया, बहुत सारे साइंटिस्ट ने, ठीक है। और अभी भी ये क्या है, ओपन फील्ड है। रियल गैस से अभी भी नए नए इक्वेशन बन रहे, ऐसा नहीं है, ठीक है। डाइट्रेसी एक साइंटिस्ट था, बर्थलोथ एक साइंटिस्ट था, ठीक है, वेंडरवाल एक साइंटिस्ट था, ठीक है। तो सबसे पहले जो काम किया था वो वेंडरवाल ने किया था, उसके बाद बर्थलोथ ने, उसके बाद डाइट्रेसी ने। अगर आप आईआईटीज वगैरह जाएंगे या मान लो बीटेक वगैरह जब करोगे ना, तो उसमें आपको डाइट्रेसी इक्वेशन ऑफ रियल गैसेस और बर्थलोथ इक्वेशन ऑफ रियल गैसेस, ठीक है, ये सब आपको पढ़ने मिलेगा। उसका एक रीजन भी था। देखो हमारे सिलेबस में सिर्फ वैंडरवाल गैस इक्वेशन, और वैंडरवाल गैस इक्वेशन हालांकि किसी बुक में दिया हुआ नहीं है, बट एक्चुअली वो पूरे तरीके से सही नहीं था। वैंडरवाल गैस इक्वेशन भी पूरे तरीके से सही नहीं था, ठीक है, उसमें भी कुछ ना कुछ गलती है। वो क्या गलती थी वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ऐसा नहीं है, उसमें गलती थी, ठीक है। इस वजह से बाकी इक्वेशन डेवलप, हालांकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए, बट खाली नॉलेज के तौर पर हम आपको बता दे रहा हूँ कि भैया ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने कुछ नहीं किया कि देखो आइडियल गैस इक्वेशन में हमने क्या किया था कि वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर को ही हम वॉल्यूम ऑफ द गैस मान लेते। उसने एक वॉल्यूम करेक्शन किया कि भैया नहीं, वॉल्यूम ऑफ द गैस जो होगा वो कुछ और है, जो क्या कुछ और है, मतलब गैस का वॉल्यूम को कंटेनर के वॉल्यूम से सब्ट्रैक्ट कर दो, जो एम्प्टी स्पेस बचा वो एग्जैक्टली वॉल्यूम होगा गैस का, ठीक है। ये वॉल्यूम करेक्शन उसने किया। और दूसरा क्या था कि आइडियल गैस में हम क्या मानते थे भाई, पीवी इक्वल टू एनआरटी जब यूज करते थे तो हम ये मानते थे कि आइडियल गैस के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। ये हमारा मानना था कि हम पहले से मानते थे भाई कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं। लेकिन जबकि ऐसा होता है नहीं कि कोई भी जब भी गैस, कोई भी दुनिया में जो भी गैस पाई जाती है सब में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और उसने इस अट्रैक्टिव फोर्स को कंसीडर करके प्रेशर निकाला था, ठीक है। तो उसने दो करेक्शन किए थे, एक प्रेशर करेक्शन किया था, एक वॉल्यूम करेक्शन किया था, ठीक है। तो सब चीज हम देखेंगे, ठीक है। तो ठीक है, ठीक है, तो यही हमें सीखना है। तो पहले मैं लिख देता हूं इसके बारे में, इक्वेशन विच इज डिराइव्ड बाय
equation which is derived by considering volume occupied, considering volume occupied by gas molecule, by gas molecule by gas molecule, as well as force of attraction, as well as force of attraction. ठीक है, इक्वेशन which is derived by considering volume occupied by gas molecule as well as force of attraction between gas molecule, between gas molecule is known as real gas equation. ओके, ठीक है. many scientists like van der Waal, Dietrich and बर्थलोथ एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, अजीब नाम है. इनो ETC वर्कड ऑन रियल गैस. ETC वर्कड ऑन रियल गैसेस, बट फर्स्ट वर्क इज डन बाय, मैंने बोला ना पहला सबसे पहले van der Waal ने किया था, बट फर्स्ट वर्क इज डन बाय van der Waal. So फर्स्ट वर्क डन बाय van der Waal, ठीक है. और हमारे सिलेबस में van der Waal ही है, बाकी बर्थलोथ इक्वेशन, डाइट्रिस इक्वेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है. तो अब बात आता है van der Waal गैस इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. van der Waal गैस इक्वेशन, ठीक है. van der Waal गैस इक्वेशन VGE, ठीक है. van der Waal गैस इक्वेशन की बात करो, ठीक है. van der Waal ने कुछ नहीं किया, जो वॉल्यूम में गड़बड़ी आ रही थी उस वॉल्यूम को सुधार दिया. जो वॉल्यूम में उसने क्या गड़बड़ी आ रही थी, भैया हम कंटेनर के वॉल्यूम को वॉल्यूम मान के चल रहे थे, बट उसने क्या किया, अब ऐसा नहीं होगा. गैस के मॉलिक्यूल को कंटेनर के मॉलिक्यूल से सब्ट्रैक्ट कर, जो एम्प्टी स्पेस बचता वो मेरा वॉल्यूम होगा. और उसने प्रेशर करेक्शन का भी कर दिया भैया, उसने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कंसीडर कर दिया, तो उसके द्वारा जो प्रेशर निकलेगा वो मेरा एग्जैक्ट प्रेशर. बस उसने प्रेशर करेक्शन और वॉल्यूम करेक्शन किया था, ठीक है. तो उसने इंट्रोड्यूस किया दो तरीके से, ठीक है. van der Waal इंट्रोड्यूसेस two new concept, ठीक है. फर्स्ट इज वॉल्यूम करेक्शन. क्या है आपका वॉल्यूम करेक्शन, ठीक है. वॉल्यूम करेक्शन में देखो, मुझे पता है आइडियल गैस जो होगा वो कैसा होता है, पॉइंट मास होता है. और रियल गैस जो होता है वो कैसा होता है, रिजिड स्फेरिकल शेप का होता है, ठीक है. अगर एक कंटेनर में आइडियल गैस है, और दूसरे कंटेनर में क्या है, रियल गैसेस है, ठीक है. तो जब इसको कंप्रेस करोगे, ठीक है, तो ये इतना सा पार्ट में पूरे में आ जाता है. इसको कंप्रेस करने पर सिर्फ आपको इतना सा ही पार्ट है, ये वॉल्यूम एक्चुअल में वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, ठीक है. लेकिन जब आप इसको कंप्रेस करोगे तो ये कम से कम इतना पार्ट ऑक्यूपाई करता है वॉल्यूम, ठीक है. जब इसको एक साथ लाओगे तो पूरा जो वॉल्यूम गैस का होता है वो इतना होता है, ठीक है. तो ऑब्वियसली ये पार्ट हम पूरे कंटेनर से नेग्लेक्ट कर सकते, बट ये पार्ट हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. इसलिए क्या होता था, वॉल्यूम ऑफ जो गैस होता था वही मेरे लिए क्या हो जाता था, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर हो जाता था. बट अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ गैस मेरा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर नहीं होगा, ठीक है. तब एग्जैक्टली वॉल्यूम क्या होगा देख लेते, चलो.
ठीक है। तो एक्चुअल वॉल्यूम क्या है हमारा, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस इज द फ्री अवेलेबल स्पेस इन द फ्री अवेलेबल स्पेस इन द कंटेनर, इन द कंटेनर। तो ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि जो एक्चुअल वॉल्यूम होगा मेरा, एक्चुअल वॉल्यूम मेरा क्या होगा भैया, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर में से अगर मैंने वॉल्यूम ऑफ गैस सब्ट्रैक्ट कर दिया तो यही तो मेरा एक्चुअल वॉल्यूम है। क्योंकि देखो अभी भी डेफिनेशन बदली नहीं है गैस का वॉल्यूम की। गैस का वॉल्यूम का डेफिनेशन क्या था कि फ्री एम्प्टी स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल। तो एक्चुअल में यही एम्प्टी स्पेस बचेगा उसके पास। क्यों? देखो यही तो एम्प्टी स्पेस है जो वो ऑक्यूपाई करेगा, यही एग्जैक्ट वॉल्यूम होगा कि इतना पार्ट तो खुद ऑक्यूपाई कर रहा है, उसका खुद का वॉल्यूम है, इतना कंटेनर का है। तो एग्जैक्टली जो एम्प्टी स्पेस जो होगा वो कौन सा होगा, वो ये होगा। तो वही है मेरा वॉल्यूम एक्चुअल कितना, कंटेनर में से गैस का वॉल्यूम जो सब्ट्रैक्ट किया वही मेरे लिए क्या होगा, एग्जैक्टली होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल की, गैस मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, टोटल मॉलिक्यूल की, गैस मॉलिक्यूल है टोटल वॉल्यूम लिखो। तो एक्चुअल वॉल्यूम आपके पास क्या हुआ, एक्चुअल वॉल्यूम होगा V माइनस बी। बी मैंने बी एक उसने अपना कांस्टेंट दिया था जो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बट ये दिस इज फॉर 1 मोल, 1 मोल गैस के लिए होगा। लेकिन अगर n मोल होगा, फॉर n मोल वॉल्यूम एक्चुअल कितना हो जाएगा, V में से NB। भाई जितने गैस मॉलिक्यूल उस मोल से मल्टीप्लाई कर दो, वो एक्चुअल वो उतने गैस मॉलिक्यूल हो जाएंगे मेरे पास। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे B क्या है, तो वेयर B is volume occupied by 1 mole of gas, 1 mole of gas, volume occupied by 1 mole of gas, and it is known as van der Waal constant, van der Waal constant फॉर वॉल्यूम। इसका एक नाम तो, पहला नाम तो क्या है, वंडर। एक्चुअली बी क्या है, वॉल्यूम जितना 1 मोल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा गैस मॉलिक्यूल, वो मेरा बी है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, वैन डर वाल कांस्टेंट फॉर गैस मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, इट इज आल्सो नोन एज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। अब एक्सक्लूडेड वॉल्यूम क्यों बोलते हैं ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा, बस अभी जस्ट इसमें बता रहा हूं मैं। ठीक है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और को वॉल्यूम भी बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, को वॉल्यूम भी हम बोलते हैं। एंड इट टेक्स इनटू, देखो, एंड इट टेक्स इनटू अकाउंट ऑफ, एंड इट इज टेक्स इनटू अकाउंट ऑफ फाइनाइट साइज ऑफ मॉलिक्यूल। कहने का मतलब ये होगा कि B की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी, B की वैल्यू डिपेंड करेगी गैस मॉलिक्यूल के साइज के ऊपर। ठीक है, अब जितना ज्यादा गैस मॉलिक्यूल का साइज होगा उतना ज्यादा वॉल्यूम होगा वो। ठीक है, तो B का जो फैक्टर होता है, B किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो कभी-कभी ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं कि B एक्चुअली में किसके ऊपर डिपेंड करता है। B सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है मॉलिक्यूल के साइज के ऊपर। जितना मॉलिक्यूल का साइज ज्यादा होगा उतना B की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, व्हाट इज यूनिट, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो यूनिट की बात करूं तो ये वॉल्यूम है, ठीक है, ये वॉल्यूम है, लीटर माइनस लीटर तो लीटर ही कहलाएगा। ठीक है, लीटर पर मोल, तो मोल नीचे आ जाएगा तो लीटर पर, वॉल्यूम में से वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर तो यूनिट तो उसका लीटर ही रहेगा, और मोल नीचे डिवाइड कर दो तो लीटर पर मोल इसका क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है मेरा कंपैरिजन ऑफ B फॉर डिफरेंट गैसेस, फॉर different gases, comparison of B for different gases। ठीक है, मुझे पता है B किसके ऊपर डिपेंड करता है, B totally depends on size of the gas molecule। जितना ज्यादा साइज रहेगा गैस मॉलिक्यूल का उतनी ज्यादा B की वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो हायर इज द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, हायर विल बी द वैल्यू ऑफ B। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बेटा, कंपैरिजन में क्वेश्चन पूछे जा सकता है आपसे डायरेक्ट। कैसे पूछते हैं चलो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं अभी।
ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका F2 और Cl2, इसमें से B की वैल्यू किसकी ज्यादा होगी? तो आपको पता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा होगा कि डाउन द ग्रुप जाता है तो साइज क्या होता है, बढ़ता है। तो ऑब्वियस बात है B का Cl2 का वैल्यू क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन अगर मैं बोलूं हिलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, ठीक है, इसमें से B की वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी होगी? अगेन डाउन द ग्रुप जाते तो साइज बढ़ती है, तो इसमें सबसे ज्यादा ज़ेनॉन का, फिर क्रिप्टन का, फिर आर्गन का, फिर नियम का। ठीक है, हीना, नीना और करीना 0 रन पे आउट। ठीक है, ये आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, चलो थर्ड पॉइंट आपका क्या है? थर्ड पॉइंट है आपका CH3 CH2, ठीक है, एक है CH3 CH CH3 CH, ठीक है, ये होता है एन ब्यूटेन और वो होता है टर्सिड आइसोब्यूटेन। क्या होता है? इसको हम एन ब्यूटेन बोलते हैं, इसको हम आइसोब्यूटेन। या आईपीएससी में आपके जब सर पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक वाले सर, तो ये आपको बताएंगे। ठीक है, कि इनका नेमिंग क्लेचर क्या है। बट फिलहाल के लिए याद रखो चार कार्बन का तो एन ब्यूटेन होगा और 3 से एक जुड़ा हुआ है तो आइसोब्यूटेन होगा। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है कि किसका साइज बड़ा होगा? ठीक है, तो सिंपल सी भाषा में जितना आप ऐसे देख लो ना, ये लंबा चेन है तो गैस मॉलिक्यूल का क्या होगा, साइज ज्यादा होगा, और जितने ज्यादा ब्रांचेस बढ़ते जाएंगे साइज उतना छोटे होते जाता है। तो ऑब्वियसली इसकी बी की वैल्यू क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, मतलब इट ऑक्यूपाइज द मैक्सिमम वॉल्यूम देन आइसोब्यूटेन। ठीक है, तब वैल्यू ऑफ बी कैसे निकाला जाए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैल्यू ऑफ बी, आखिर बी की वैल्यू होती क्या है, कैसे निकालोगे बी के वैल्यू? ठीक है, तो पहले मैं एक पॉइंट लिख देता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं। बी इज अ कांस्टेंट हुज न्यूमेरिकल वैल्यू, बी इज अ कांस्टेंट हुज न्यूमेरिकल वैल्यू, बी इज अ कांस्टेंट हुज न्यूमेरिकल वैल्यू शुड बी गिवन इन द प्रॉब्लम, शुड बी, देखो या तो दिया जाएगा आपको, और अगर नहीं दिया जाएगा तो आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालता वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इन द प्रॉब्लम, बट विद द हेल्प ऑफ with the help of radius of molecule, we can calculate value of b। कैसे? सपोज करो ये एक रेडियस r है, ठीक है, और ये रेडियस r, ठीक है, ये गैस मॉलिक्यूल है जिसका रेडियस r है, सपोज छोटा r लेते हैं, चलो ठीक है, छोटा r है, ठीक है, रेडियस r का। अब मान लो कभी ना कभी ऐसा सिचुएशन आएगा कि ये इस गैस दूसरे अपने ही सिमिलर जैसे गैस मॉलिक्यूल के साथ क्या हो, टकराएगा। ठीक है, वो भी रेडियस r का ही है। ठीक है, अब एक इस साइज का मैं क्या बोल रहा हूँ, एक स्फीयर बनाता हूँ। ठीक है, इस साइज का मैं क्या बना रहा हूँ, एक स्फीयर 2r रेडियस का। तो मतलब ये जो एक्चुअल में जो स्पेस होता है ना, ये जो एक्चुअल में ये पूरे कंटेनर से एक्सक्लूड हो जाता है। अब इस दो गैस मॉलिक्यूल जब टकराएंगे, ठीक है, सपोज करो मैं क्या बोल रहा हूँ, सपोज करो ये एक r गैस मॉलिक्यूल है, ये r रेडियस का गैस मॉलिक्यूल, जब ये टकराएंगे तो जैसे एक पोजीशन आएगा टकराने का, मतलब ये तो कभी ना कभी भले फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए एक साथ चिपकेंगे, तो इतने पार्ट का जो वॉल्यूम होता है ये दूसरे गैस मॉलिक्यूल के लिए अवेलेबिलिटी बंद हो जाती है। मतलब इतने पार्ट का जो वॉल्यूम होगा ना, इनका जो r और r रेडियस का जो, अब इतने पार्ट का जो वॉल्यूम होगा, ये भी एक स्फीयर बना रहा है बड़ा सा, इतने पार्ट का जो मॉलिक्यूल होगा वो दूसरे गैस मॉलिक्यूल के कोलिजन के लिए नहीं होगा। मतलब इस पर्टिकुलर रेडियस के अंदर, इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में और कोई कोलिजन नहीं हो सकता। तो जब ये एक दूसरे से चिपकेंगे, भले फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए होता है, ये बहुत फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए, मतलब 0.01 सेकंड के लिए समझ लो, उस समय के लिए ऐसा हम मान के चलते हैं। ऐसा मत समझो कि आप अपने जबरदस्ती बना रही है, सब एक्सपेरिमेंटल डाटा है। ठीक है, तो जब ये क्या हो, इतने से पार्ट के गैस वॉल्यूम के लिए जब दूसरा कोलिजन नहीं कर सकता, मतलब ये वॉल्यूम एक्सक्लूड हो चुका है, ये वॉल्यूम क्या हो चुका है, एक्सक्लूड हो चुका है। और यही वैल्यू मुझे किसका बताता है, बी का वैल्यू बताता है। मैंने क्या बोला, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या को वॉल्यूम, यही चीज होता है, क्योंकि ये अदर मॉलिक्यूल के लिए अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, तो मुझे पता है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो मैं लिख सकता हूं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम,
एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बाय टू मॉलिक्यूल, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बाय टू मॉलिक्यूल, मतलब कितना वॉल्यूम एक्सक्लूड हो चुका, 2r रेडियस का, तो 4/3 पाई 2r का होल क्यूब। तो मैं लिख सकता हूं 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। क्या मैं लिख सकता हूँ 2 को बाहर ला के ऐसा लिख सकता हूँ, मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो अब मैं बात कर रहा हूँ कि ये तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम 2 मॉलिक्यूल के द्वारा, तो एक्चुअल में 1 मॉलिक्यूल के द्वारा कितना वॉल्यूम एक्सक्लूड होगा, तो हाफ कर दो इसका। चलो ठीक है, ये तो मेरा एक्सक्लूडेड वॉल्यूम 2 वॉल्यूम के साथ, तो मैं ऐसे लिखूं कि एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बाय 1 मॉलिक्यूल, तो इसका आधा हो जाएगा, तो आधा 1/2 इंटू 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, और दिस कैंसल, ठीक है, दिस और दिस कैंसल, तो ये मेरा कितना होगा एग्जैक्टली 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो अगर ये 1 मॉलिक्यूल था, तो मैं अगर बात करूं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, मतलब इतना वॉल्यूम एक मॉलिक्यूल के द्वारा एक्सक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बाय 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस के द्वारा कितना होगा, तो Na से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4 इंटू Na, इतना वॉल्यूम एक्सक्लूड हो जाएगा। तो यही एग्जैक्ट मेरा बी क्या होता है, बी का डेफिनेशन होता है कि एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बाय 1 मोल ऑफ गैस, या वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस, यही तो होता है। तो यहां से बी का फॉर्मूला निकलता है 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू Na, ठीक है। या तो ये होगा, या बी को हम लिख सकते हो 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इंटू Na, ऐसा भी मैं लिख सकता हूं, ठीक है। और जब आप इसको कैलकुलेट 4/3 पाई और Na तो मेरा क्या होगा 6 × 10⁻23, तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसा भी लिख सकते हो, b की जो एग्जैक्टली वैल्यू आती है 96 × 10⁻23 r³। अगर आपको रेडियस ऑफ द क्यूब पता है तो आप b की वैल्यू निकाल सकते हो, बट ऐसा होता है कि जनरली 94% या 90% केसेस में b की वैल्यू क्वेश्चन में दी जाती है। अगर नहीं दी जाती है तो उसकी जगह पे वो रेडियस ऑफ द मॉलिक्यूल देगा, तो उस तरीके से हम b की वैल्यू क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, बाकी चीजें हम कल डिस्कशन करेंगे, कल आपका प्रेशर करेक्शन हो जाएगा, ठीक है। बाकी चीजें कल करते हैं। थैंक यू वेरी मच।